और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि मिशन हमारा केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए। देश के हित के लिए कार्य करना है। और देश के लिए हित के लिए कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं को सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा और उन भावनाओं को लेकर के यहां पर लगातार कार्य होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चलते हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के सम्मान भी दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। और यही कारण था मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पे उंगली उठाई गई, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या ये सच नहीं कि 2017 में 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे और वे सभी खाली थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिस पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,54,000 से अधिक पुलिस की भर्ती को संपन्न भी किया और भर्ती को संपन्न करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग की क्षमता को हम लोगों ने तिगुनी किया है। जो पुलिस भर्ती में केवल भर्ती नहीं होना है, भर्ती होने वाले रिक्रूट हैं उनकी ट्रेनिंग को भी उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ाना था। 3 गुनी क्षमता की गई। पैरामिलिट्री और मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी लिए गए और ट्रेनिंग सेंटर में फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। व्यापक रिफॉर्म किए गए। पहली बार प्रदेश में 4 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ का गठन हुआ, एसएसएफ का गठन हुआ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ने मात्र 2 साइबर थाने थे, हर एक रेंज में एक साइबर थाने का गठन हुआ। सेफ सिटी के अंतर्गत सभी स्थानों पर जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम हैं, इन सभी 17 नगर निगमों को आईटीएमएस के साथ जोड़ते हुए सेफ सिटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती
तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएससी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएससी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएससी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। 3 महिला बटालियन भी पीएससी की गठित की गई। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं। उनकी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस बल की हमने भर्ती की, इसमें 20% बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 17 से 22 के बीच में वह कार्य होते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उनको किया है और हर एक स्तर पर। और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जो मैं कह रहा था कि जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते हैं साहब हमने ये काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है तो तब सम्मान पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक कहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज यहां पर जो बातें यहां पर हम करने के, यहां पर जो आज आए हैं, राज्यपाल जी के भाषण पर बात करने के लिए आए हैं। महोदय, मुझे इसी पर यह बात कहनी थी कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती के कार्यक्रम के साथ, पुलिस रिफॉर्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड करने के बाद जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने, हर एक फील्ड में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हमारा युवा क्या स्थिति थी? 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है।
सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। 5 लाख सरकारी नौकरी भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी गई। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई भाई भतीजावाद हुआ हो, कोई नहीं कह सकता है। और विभागों ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया और 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हुआ। और इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का कोई संकट नहीं हो, कहीं जाता है सम्मान के साथ, दुनिया उन्हें देखती। कहां से? उत्तर प्रदेश से। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के लिए यह जनादेश प्राप्त हुआ है। मुझे अच्छा लगता, नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। क्या यह सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत ना आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ाकर के 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में हैं। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी? लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यूपी के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यूपी लेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर के देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम भी करेगा। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतना गुमराह करने वाली बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी। किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय किया था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या 2004 से लेकर के 2016 के बीच में हुई है। हम लोग आए थे 2017 में,
प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। धान और गेहूं क्रय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, मैं एक कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसकी खासतौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच किसानों से धान का जो कुल क्रय किया गया, क्रय केंद्रों के क्रय केंद्र नहीं चलते थे। पिछली सरकारों में आड़तियों के माध्यम से क्रय किया जाता था। एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था और उसका परिणाम था कि जितना लाभ किसान को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अगर धान की ही मैं बात करूं, 2012 से 17 के बीच में 1042 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट हुआ या आड़तियों के माध्यम से, लेकिन 17 से 22 के बीच में 1214 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया गया। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई आड़ती नहीं था, कोई एजेंट नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया, वह किया गया था उस पीरियड में 5 वर्ष के उस कालखंड में 12,804 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में 5 वर्ष के 17 से 22 के बीच में भुगतान किया गया 40,158 करोड़ 90 लाख रुपया। ये गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और धान के प्रोक्यूरमेंट में 12 से 17 के बीच में 17,190 करोड़ रुपए भुगतान किए गए, जबकि 5 वर्ष के अपने कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 244,17 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया। हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, ये एक तस्वीर है किसान के बारे में। गन्ना किसानों का, गन्ना किसान के समय, पिछली सरकारों के समय चीनी मिलें बंद होती थी, औने पौने दाम पे बेच दी जाती थी। हमारी सरकार में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, बेची नहीं गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला वर्षों से आज जोत रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार होगा, किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वहां पे एक नई चीनी मिल लगा दी है, चीनी मिल का संचालन भी हो गया है। मुंडेरवा में किसानों पे गोलियां चलाई गई थी, वहां पे एक नई चीनी मिल आ गई है, संचालन हो चुका है। पिपराइच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है। जो चीनी मिलें बंद थी, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने उसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चलाई, और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर महोदय 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 से 17 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का जो भुगतान हुआ है, उससे 78,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि है। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? और यही होता था, इसलिए किसान ने कुछ वो नहीं किया। पहले फेज का चुनाव हुआ था, लोग बड़ी बड़ी नारेबाजी करते थे, कहते थे फर्स्ट फेज में आप देख लेंगे, किसान आंदोलन है। 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का संवर्धन करने वाली सरकार कौन है। एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में देश के किसानों को दिया। ये पहली बार किसानों को मिल पाया और उसका लाभ यहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। गोरखपुर का बंद खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, किसी को फुर्सत नहीं थी। कमोवेश हमारे विपक्ष में बैठे हुए सभी मित्रगण, ये सभी केंद्र की सरकार में 1990 के बाद रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। और 1990 के बाद से इन लोगों ने कभी भी गोरखपुर के इस बंद खाद कारखाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। महोदय, आज गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से प्रारंभ हो चुका है, वहां की चिमनी फिर से धुआं उगलने लग गई है और वहां पर बेहतरीन खाद का उत्पादन फिर से हो रहा है। यह सरकार की कार्यपद्धति को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, सरकार ने और भी काम किए। कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीक देने के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए, उन्हें उत्तम बीज मिल सके, उत्तम तकनीक मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार 2014 में आने के बाद लगातार प्रदेश सरकार को कह रही थी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहते हैं, आप लीजिए। लेकिन यहां पर तो पहले से जो 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे, उनकी हालत अत्यंत खराब थी, बहुत ही खराब स्थिति में थी। कोई पुरसाहल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को मिल रहे थे, नहीं लिए गए। 2017 में हम लोग आए, हमारे कृषि मंत्री जी गए, एक ही बार में सभी 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गए। और उत्तर प्रदेश यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी हुई है। किसानों के प्रशिक्षण, किसानों को उत्तम बीज देना, किसानों को अच्छी तकनीक देना, और किसान आज खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश के अंदर खाद्यान्न में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को हमारे अन्नदाता किसान फिर से लेके आए हैं। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश फिर से स्थापित हो गया है। नहीं तो पिछड़ता जा रहा था। हर एक फील्ड में वो उत्तर प्रदेश को पिछड़ते जा रहे थे। आज ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर फिर से काम करने प्रारंभ हो गए हैं। ई नाम के साथ प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनके विस्तारीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और 125 मंडियों को इस दौरान प्रदेश के अंदर ई नाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हुई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर किसानों के अलावा जो गन्ना किसानों की अन्य समस्याएं थी, महोदय, चीनी मिलें बंद होती थी क्योंकि किस प्रकार का सिंगंजा उन पे कसा हुआ था, बंद करने की साजिश होती थी, फिर उसको औने पौने दाम पर बेचने की साजिश होती थी। आज तो चीनी मिलें, हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ा जाए। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने परमिशन दी पूरे देश के अंदर, और हम लोग इसके माध्यम से देश के अंदर आज सर्वाधिक इथेनॉल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा है। यह इस समय 107.21 करोड़ लीटर हो गया। उत्तर प्रदेश में इस समय इथेनॉल का जो उत्पादन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में भी स्थापित हुआ है। यानी ये जो पैसा पहले पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता, अब वह पैसा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इथेनॉल के रूप में, जब उस इथेनॉल का इस्तेमाल यहां के वाहनों में उपयोग करने के लिए अभी उसको 10% फिर 20% तक बढ़ाने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। लेकिन जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये पैसा भी जो जा रहा है किसान के खाते में जा रहा, अन्नदाता किसान को जो पैसा पहले बाहर जाता था, गल्फ कंट्रीज को जाता था, अब वहां न जाकर के वो पैसा हमारे अन्नदाता किसान की जेब में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश में इस दौरान हुआ है।
और महोदय यही नहीं, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को, उत्तर प्रदेश को मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। पिछली सरकारों में होड़ लगी रहती थी कि कितने ब्लॉक को हम डार्क जोन घोषित कर लें, डार्क जोन घोषित करने की होड़ लगी रहती थी। हमने डार्क जोन से उसे उभारने का काम किया है। सिंचाई की योजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भारत सरकार बार बार राज्य सरकार को कहती थी कि भाई हम आपकी पुरानी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जिससे अन्नदाता किसान